करंट अफेयर की अगली सीरीज में है जिसमें हम लोग चर्चा करेंगे। यह जो पत्रिका है फरवरी का, इसमें घटनाओं का जो वर्णन होगा वह दिसंबर यानी दिसंबर में जो भी महत्वपूर्ण घटनाएं हुई हैं, जो आने वाला एग्जाम बीपीएससी हो चाहे सचिवालय सहायक हो, उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उन सभी बिंदुओं पर राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खेलकूद नियुक्तियां, उपलब्धियां, पुरस्कार, उन सभी बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। तो यह पत्रिका है, यह फरवरी का लिया गया। प्रतियोगिता दर्पण का अन्य भी जैसे दृष्टि का भी अन्य भी मैगजीनों को इसमें शामिल करके यहाँ पे हम लोग चर्चा करेंगे। मुख्य रूप से जो है ज़्यादातर जो होंगे इंपॉर्टेंट जो बिंदु होंगे वो पीडी से हैं और अन्य से भी हैं। देखिए जब पहला हम लोग जो चर्चा करेंगे आज फरवरी का यह पत्रिका है जिसमें घटनाओं का वर्णन होगा, वह दिसंबर में जितनी भी घटनाएं होगी उनसे होगी। तो पहले हम लोग नेशनल इवेंट पर प्रकाश डालेंगे, राष्ट्रीय घटनाओं पे। आइए पहला बिंदु हम लोग देखते हैं कि 1 से 5 दिसंबर के बीच गुजरात में चुनाव होता है, 2 चरणों में होता है। और आपको पता होगा इस गुजरात के चुनाव में क्या होता है, भाजपा को प्रचंड बहुमत के साथ यानी 156 सीटें के साथ क्या होती है, प्रचंड बहुमत मिलता है 182 सीटें में। और भूपेंद्र सिंह पटेल जो वहाँ के हैं सीएम बनते हैं। और एक और राज्यों में होता है चुनाव जिसका नाम है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में भी 68 सीटों में 40 सीटें के साथ कांग्रेस रहती है सबसे सर्वश्रेष्ठ पर, और वहाँ पर कांग्रेस की सरकार बनती है, सुखविंदर सिंह सुक्खू बनते हैं। तो ये दोनों आपको याद रखना है। गुजरात में प्रचंड बहुमत के साथ भूपेंद्र सिंह पटेल गुजरात का बीजेपी का वहाँ पर क्या बनता है, सरकार बनता है। और हिमाचल प्रदेश में 68 सीटों वाले में कांग्रेस 40 सीटों जीतने के साथ सुखविंदर सिंह सुक्खू को वहाँ का सीएम बनाया जाता है यानी कांग्रेस का। फिर हम लोग देखेंगे कि आम आदमी पार्टी का आपको पता होना चाहिए सबसे तेजी से बढ़ने वाला यह पार्टी है और राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा सबसे तेजी से मिलने वाला है। जो गुजरात का चुनाव हुआ उसमें से 5 सीटों जीतने के साथ में वह 12% मत प्राप्त करने में वह सफलता प्राप्त की और आम आदमी पार्टी को एक बहुत बड़ी उपलब्धि राष्ट्रीय पार्टी के रूप में दिया गया था। यह भी ध्यान में रखेंगे, पूछा जा सकता है आम आदमी पार्टी को कब और किस परिस्थिति में कौन सा राज्य में प्राप्त करने के बाद उसे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिला, कब मिला। तो वही जब चुनाव संपन्न होता है 1 से 5 दिसंबर को 2 चरण में होता है, उसके बाद काउंटिंग होता है, रिजल्ट आता है, उसके बाद आपको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया जाता है। क्योंकि 5 सीट गुजरात में वो जीती है और 12% जो होता है उसका क्राइटेरिया 4 राज्यों में होना चाहिए, वो क्राइटेरिया को पूरा करती है और राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा वो प्राप्त करती है। आगे हम लोग बढ़ेंगे वन्य जीव संरक्षण। देखिए वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो 1972 ईस्वी था उसमें संशोधन किया गया। इसे संशोधन कर 2 अगस्त 2022 को इसे पारित कर दिया गया। जो पहले 25,000 रुपये का जुर्माना था उसे बढ़ाकर 5 लाख संशोधित अधिनियम के तहत कर दिया गया। फिर हम लोग देखेंगे दिसंबर 2022 में अगर हम लोग देखते हैं कि 36वां और अंतिम जो राफेल विमान था वह फ्रांस से भारत पहुंचा। इसकी लिए डील भारत 2016 में ही किया था। अब प्रश्न उठता है कितना किया था, वह 9 अरब डॉलर का था। अगर आप यूरो में देखें तो 7.87 अरब यूरो डॉलर था। अगर भारतीय रुपए में 9 अरब डॉलर, ये डॉलर में हो गया, और भारतीय रुपए में 58,000 करोड़ का ये क्या था, सौदा था, जिसमें 36 राफेल का सौदा हुआ था भारत के साथ। तो जो अंतिमा 36वां राफेल था वह दिसंबर 2022 में फ्रांस से पहुंच गया। नेक्स्ट देखेंगे 11 दिसंबर 2022 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने पारंपरिक आयुष चिकित्सा प्रणालियों के शिक्षण एवं अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए 3 राष्ट्रीय आयुष संस्थानों का क्या किया, उन्होंने ओपनिंग किया। पहला अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान का उन्होंने किया, तो ये अखिल भारतीय एक आयुर्वेद संस्थान। दूसरा उन्होंने यूनानी चिकित्सा संस्थान का किया, राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा संस्थान। और तीसरा उन्होंने किया होम्योपैथी संस्थान। तो हम लोग तीनों ध्यान रखेंगे। जो पहला उन्होंने अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान का स्थापना किया वो गोवा में किया, AIIA। उसके बाद दूसरा उन्होंने यूनानी चिकित्सा अभियान का जो प्रोत्साहन किया, यूनानी चिकित्सा प्रणाली का प्रोत्साहन के लिए उन्होंने गाजियाबाद में किया। और तीसरा होम्योपैथी प्रणाली प्रोत्साहन के लिए उन्होंने कहाँ किया, दिल्ली में इसका संस्थान का उद्घाटन किया था। दोनों याद रखेंगे। गोवा में जो अभी हाल में हुआ अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान है, फिर यूनानी चिकित्सा प्रणाली संस्थान गाजियाबाद में, और होम्योपैथी चिकित्सा दिल्ली में हाल ही में नरेंद्र मोदी के द्वारा यह 3 राष्ट्रीय आयुष संस्थानों का क्या किया गया, स्थापना किया गया। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि दिसंबर माह में अंडमान निकोबार में क्या कर दिया गया कि 21 निर्जन द्वीपों का नामकरण किसके नाम पर कर दिया गया, वह कर दिया गया परमवीर चक्र प्राप्त विजेताओं के नाम पर, जिसमें 16 उत्तरी और मध्य अंडमान में मिलेगा और 5 आपको दक्षिणी अंडमान में मिल जाएगा। क्योंकि उत्तरी अंडमान, उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान और सबसे वाले निचली अंडमान, इस तरह से किएगा। फिर देखेंगे कि रेलवे स्टेशनों को उन्नयन के लिए अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत क्या किया गया, नवीनीकरण एवं उन्नीकरण किया गया। फिर असम में देखेंगे कि असम में लोकसभा और राज्यसभा के सीमाओं का क्या किया गया, पुनर्सीमन किया गया। तो यह पुनर्सीमन जनवरी 2023 में, इसमें आधार पुनर्सीमन के आधार पर क्या होगा, उसमें घटोतरी और बढ़ोतरी जनसंख्या के आधार पर जो उसका क्राइटेरिया होता है लोकसभा विधानसभा के सीटों का, उसके आधार पर किया जाएगा। जो अभी हाल ही में कुछ समय पहले हम लोगों को देखा जम्मू कश्मीर हुआ था, उसमें कुछ सीटों का बढ़ोतरी हुआ था,
है ना, वो 91 से शायद 8 सीटों का उसमें बढ़ोतरी देखने को मिला था। फिर हम लोग देखेंगे अगला पॉइंट पे हम लोग प्रकाश डालते हैं कि देश में 2021 में सड़क दुर्घटनाओं का जो रिकॉर्ड था, जिसको हम लोग कह सकते हैं नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, वह 2022 में रिपोर्ट जारी किया गया, जिसमें आप देखेंगे कि पहले के अनुसार सड़क दुर्घटनाओं में 10.5% की बढ़ोतरी देखने को मिली। अगला प्रकाश हम लोग डालेंगे 15 दिसंबर को। 15 दिसंबर 2022 को क्या किया गया, आप देखते हैं तो 15 दिसंबर 2022 को उड़ीसा के बालासोर के निकट क्या किया गया, बालासोर के अब्दुल कलाम एक द्वीप है, परीक्षण केंद्र है अब्दुल कलाम परीक्षण केंद्र, जिसमें डीआरडीओ के द्वारा क्या किया गया, अग्नि 5 का परीक्षण किया गया। आपको बता दें अग्नि 5 सबसे उन्नत और सबसे लॉन्ग दूरी तक, सबसे लंबी दूरी तक मार करने वाला मिसाइल है, इसकी 5000 किलोमीटर तक है। और दूसरा ठीक 15 दिसंबर को ये 24 नवंबर को एक और डीआरडीओ के द्वारा अग्नि 3 का भी अब्दुल कलाम द्वीप पर परीक्षण किया गया था, जो परमाणु हथियारों को ले जाने में सक्षम है। तो दोनों याद रखेंगे, देश का सबसे दूरी तक मार करने वाला मिसाइल अग्नि 5 का 5000 किलोमीटर तक उसकी सटीक बार है, उसका परीक्षण डीआरडीओ में परीक्षा केंद्र किया गया। अब्दुल कलाम जो आज़ाद द्वीप है, अब्दुल कलाम परीक्षण केंद्र उड़ीसा में बालासोर में है। चलिए आगे हम लोग डालेंगे 29 दिसंबर 2022 को सुखोई के ASU 30 MKI के द्वारा क्या किया गया, विमान समुद्री लक्ष्य पर निशाना बनाने के लिए ब्रह्मोस के उन्नत संस्करण का परीक्षण किया गया। तो ये भी ध्यान में रखेंगे। अब हम लोग अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं इंटरनेशनल इवेंट की ओर बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं में देखेंगे कि 9 दिसंबर को अरुणाचल प्रदेश के तवांग घाटी में क्या हो गया, LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में अतिक्रमण का प्रयास चीनी सैनिकों ने किया, उसकी जिसके तहत अरुणाचल प्रदेश में तवांग क्षेत्र में भारत और चीन के बीच झड़प भी उत्पन्न हुआ। फिर देखेंगे वही उसी के कारण जो झड़प उत्पन्न हुआ 20 दिसंबर को अगर आप देखते हैं तो 20 दिसंबर 2022 को नियंत्रण रेखा पर तनाव के बीच भारत और चीन के बीच कोर कमांडर स्तर का बर्ता 17वां बर्ता हुआ। एक कोर कमांडर का स्तर का बर्ता होते रहता है जब दोनों के बीच झड़प हो जाता है। तो इस स्थिति में आप देखेंगे, इससे पहले हम लोग अगर देखते हैं 2022 में, अभी तो ये नवंबर चल रहा है, दिसंबर चल रहा है ना, उससे पहले अगर आप देखेंगे कि बहुत सारे में अब मार्च में भी देखने को मिला था, अप्रैल में भी, तो इस तरह से वो वार्ताएं होती रहती है झड़प के कारण। तो वहाँ पे हुआ, हालांकि जो भारतीय सैनिकों ने काफ़ी वीरता का वहाँ पर प्रदर्शन दिखाया। फिर 25 दिसंबर 2022 को भ्रष्टाचार एवं गबन के मामले में आपको पता होगा मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति अबुल यामीन जो है, अबुल यामीन को क्या कर दिया गया, 11 वर्ष का कारावास की सजा दिया गया, वहाँ की स्थानीय अदालत ने सुनाई भ्रष्टाचार और गबन के मामले में। तो ध्यान रखेंगे कौन है वो, मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति हैं। फिर देखेंगे दिसंबर 2022 में प्रशांत महासागर में स्थित फिजी में क्या हो गया, संसदीय चुनाव संपन्न हुआ। हालांकि इसमें किसी को स्पष्ट बहुमत ना मिला, त्रिशंकु पार्टियों का गठबंधन बना, जिसमें सात्विक राबुका नए प्रधानमंत्री बने। तो यह भी ध्यान में रखेंगे, फिजी में सात्विनी राबुका यही है जो वहाँ के क्या बने, पीपुल्स एलियंस के नेता हैं, वही वहाँ के प्रधानमंत्री बने। उसके बाद फिर देखेंगे जैव विविधता पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन जो हुआ, जिसे हम लोग CBD कहते हैं, यानी कि कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। ये हुआ कि पक्षकार का 15वां संस्करण था, यानी COP5 का जो 15 सम्मेलन था वह कनाडा के मॉन्ट्रियल में हुआ। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे, कभी कभी तो प्रश्न यहाँ से भी पूछ दिया जाता है कि COP15 का जो सम्मेलन कनाडा के मॉन्ट्रियल में स्थापित। तो फिर देखेंगे आपको जापान हो गया, इक्वाडोर हो गया, उसके बाद और कौन है, माल्टा हो गया, मोजाम्बिक हो गया, स्विट्जरलैंड हो गया। इन सभी को जनवरी 2023 से संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद के नए अस्थायी सदस्य नियुक्त किया गया। आपको पता होगा 2 वर्ष के लिए किया जाता है, भारत का 2022 में ही, लास्ट 22 में ही समाप्त हो गया था 2 वर्षीय सदस्यता। उसके बाद देखिए विश्व के सबसे शक्तिशाली 100 महिलाओं में आपको बता दें कि भारत की 6 महिलाओं को शामिल किया गया। विश्व की सबसे जो 100 शक्तिशाली महिलाएं नंबर 1 पर कौन है, वह यूरोपियन यूनियन की जो कौन है अध्यक्ष है, उर्सुला, यह ध्यान में रखेंगे, उर्सुला वॉन डेर। काफ़ी ये दबदबा रहा है इनका, फोर्ब्स की भी सूची में हो। तो उर्सुला डेन बायन को विश्व की सबसे शक्तिशाली महिला बताया गया। भारत में देखेंगे पहला तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण है, दूसरे में आप देखेंगे तो रोशनी नडार है, यही HCL के जो मालिक हैं, शिव नारायण की इकलौती बेटी है। तीसरा आप देखेंगे किरण मजूमदार साहब, बायोटेक्नोलॉजी बेंगलोर में स्थित बायोकॉन के चेयरमैन है। फिर फागुनी नायर, आपको पता हुआ फागुनी नायर का भी काफ़ी मतलब प्रेरणादायक कहानी रहा। 58 वर्ष की आयु में फागुनी नायर, अभी नायर सौंदर्य की कंपनी, हालांकि वह 1993 से 2000 के बीच महिंद्रा कोटक में भी काम करी, प्रबंधक निदेशक के रूप पद पर भी वहाँ चली गई थी। उसके बाद 5वां है माधुरी बूचा, 6ठा सोमा मंडल है। माधुरी बूचा आपको पता होगा 1 मार्च 2022 को सेबी के अध्यक्ष के रूप में कार्यरत हुए थे। उसके बाद देखेंगे 29 नवंबर को अमेरिका के समलैंगिक विवाह जो वहाँ था, अमेरिका में समलैंगिक विवाह यानी एक ही लिंग के लोग शादी कर सकते हैं, वह मानता वहाँ मिल गया। वह तो ये आप ध्यान में रखेंगे 29 नवंबर 2022 को विधेयक को पारित कर दिया गया। तो इस तरह से क्या हो चुका, अब अमेरिका भी उन देशों में शामिल हो गया समलैंगिक विवाह में। उसके बाद हम लोग देखेंगे 30 दिसंबर 2022 को म्यांमार के लोकतांत्रिक आंग सान सू
देखिए आंग सान सू काफ़ी चर्चा है, 2021 से ही चर्चा में बने हुए हैं, क्योंकि ये नोबेल शांति पुरस्कार विजेता रहे थे 1991 में आंग सान सू। फिर उनको एक अदालत, स्थानीय अदालत ने 7 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई, हालांकि पहले भी सुना चुकी थी, क्योंकि म्यांमार में तख्तापलट हुआ था, सैनिकों ने वहाँ पर क्या कर लिया था, अपने अंडर में ले लिया था, तो वहाँ पर सजाएं फिर आपको ये आंग सान सू को सजाएं सैन्य अदालत ने सुनाई थी। ये भी आप ध्यान में रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। 1 नवंबर 2022 को इजराइल में बेंजामिन नेतन्याहू ने 6ठी बार प्रधानमंत्री वहाँ पर संपन्न हुए थे। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने, फिर नेपाल में देखेंगे क्या हो गया कि 275 संसदीय सीटों पर चुनाव हुआ, जिसमें आप देखेंगे इसमें उलटफेर देखने को मिला। इसमें केपी शर्मा ओली का एक पार्टी था और दूसरा तो शेर बहादुर देवा का। शेर बहादुर देवा का जो है पहले नंबर पर रहा, दूसरे नंबर पर कम्युनिस्ट पार्टी के नेता, वही जिसके जो नेता हैं केपी शर्मा ओली 78 सीटों के साथ रहे थे। इस तरह से गठबंधन की सरकार बनी। 6 महीना केपी शर्मा ओली रहेंगे, बाकी अन्य जो नेपाली कांग्रेस के हैं शेर बहादुर देवा 6 महीना वो रहेंगे। इस तरह मतलब 2.5 साल कर कर इस तरह से वो 5 साल अपना कार्यकाल पूरा करेंगे। 2.5 साल उसके कार्य उसके पार्टी का रहेगा और 2.5 साल अन्य पार्टी का रहेगा। जिन्हीं 2 पार्टी जो हम लोग देखें, एक नेशनल कांग्रेस पार्टी और दूसरे है जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल, जो किनके नेता है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल के जो नेता केपी शर्मा ओली हैं। इस तरह से रहेगा। फिर आर्थिक वाणिज्य परिदृश्य पर थोड़ा सा हम लोग प्रकाश डालेंगे। देखिए क्या हो, कोविड-19 महामारी के कारण आपको पता हुआ कि अप्रैल 2000 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, यानी प्रधानमंत्री के द्वारा गरीब कल्याण अन्न योजना चलाया गया था, जिसे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना चलाया गया था, जिसमें से आपको पता होगा जितने व्यक्ति थे पर केजी चावल दिया जाता था। अब वह क्या कर दिया गया, दिसंबर 2022 में प्रधानमंत्री अन्न कल्याण योजना को समाप्त कर दिया गया। उसके बाद अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 में मौद्रिक नीति की 6ठी समीक्षा 5 से 7 दिसंबर 2022 को आरबीआई के मौद्रिक नीति द्वारा की गई। तो ये आपको पता होना चाहिए कि 2022-23 में जो मौद्रिक नीति की 6ठी समीक्षा है वह क्या किया गया, 5 से 7 दिसंबर को आरबीआई की मौद्रिक समिति द्वारा किया गया, जिसमें रेपो दर एक बार पुनः 0.35% बिंदु की वृद्धि आरबीआई ने की, जिससे 7 दिसंबर में यह 5.90 से बढ़कर 6.25 हो गया। तो देखिए वृद्धि हुआ है आरबीआई ने, क्या है मतलब ज़्यादा नहीं वृद्धि देखने को मिला, क्योंकि इससे पहले भी प्रश्न अगर बीपीएससी में देखेंगे तो एक रेपो दर से पूछ गया था। तो आरबीआई के द्वारा जो है मौद्रिक नीति की समीक्षा करते हुए रेपो दर एक बार बढ़कर क्या हो गया, 5.9 से बढ़कर 6.25 हो गया है, जो अभी 7 दिसंबर को जारी किया गया। तो ये भी ध्यान में रखेंगे। उसके बाद थोक मूल्य सूचांक देखेंगे कि होलसेल प्राइस इंडेक्स में मुद्रास्फीति में 21 माह में सबसे निम्नतम स्तर पर वह पहुंचा। नवंबर में यह जो 5.85, तो यह भी ध्यान में रखें, क्योंकि 21 माह में सबसे निम्नतम स्तर पर होलसेल प्राइस इंडेक्स, आपको पता होगा मुद्रास्फीति की माप मुख्यतः 2 प्रकार से की जाती है, होलसेल प्राइस इंडेक्स और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। और जिसमें है भारत में जो होलसेल प्राइस इंडेक्स को रखा जाता है, इसमें सेवा शुल्क को नहीं लागू किया गया, जबकि कंज्यूमर प्राइस में सेवा शुल्क को रखा गया। इसमें आपने देखा था कि कब तक, लगभग 2015 या 17 तक ना, ये 276 वस्तुओं को शामिल किया गया था। हालांकि आप नए अपडेट देखेंगे तो और भी वस्तुओं को शामिल किया गया। तो वही होलसेल प्राइस इंडेक्स में यह 21 महीने में सबसे घटकर 5.85 नवंबर में यह रह गया। और अगर उपभोक्ता मूल्य सूचकांक कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में भी देखिए तो यह भी देखिए 11 माह के निम्नतम स्तर पर पहुंच गया 5.88। तो दोनों इंपॉर्टेंट है, 5.85 होलसेल प्राइस इंडेक्स, 5.88 ये जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है। जो होलसेल प्राइस इंडेक्स 21 माह में सबसे निम्नतम स्तर पर, होलसेल थोक मूल्य सूचकांक कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स 11 माह में सबसे निम्नतम स्तर पर। फिर आगे देखेंगे भारत व संयुक्त अरब अमीरात के बीच, आपको पता होगा कि सेपा हुआ था, सेपा SEPA, देखिए फिर से लिखते हैं, भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच सेपा हुआ था। सेपा कब हुआ था, 8 माह के पश्चात। ठीक इसके 8 माह के पश्चात ऑस्ट्रेलिया के साथ भी हुआ था, याद करिए वो समय। तो भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच जिसमें क्या होगा, निर्यात जो होगा वह बहुत सारे ऐसे वस्तुओं था, टर्म एंड कंडीशन था, जिसमें शून्य निर्यात लगेगा, जिससे दोनों देशों को बढ़ावा मिलेगा। तो उसी के ठीक 8 महीने बाद ऑस्ट्रेलिया के साथ भी इक्टा हुआ था, ECTA, इकोनॉमिक कॉम्प्रिहेंसिव ट्रेड एग्रीगेशन हुआ था। तो आपको बता दें ये 2 अप्रैल 2022 को समझौता हुआ था। उससे पहले अप्रैल ही है ना, आप मार्च में हो गया था, फरवरी मार्च में हो गया था संयुक्त अरब अमीरात के साथ। और वही का रहा कि ऑस्ट्रेलिया की संसद ने अनुमोदन 22 नवंबर 2022 को कर दिया। यह समझौता 29 दिसंबर 2022 से प्रभावी हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब हम लोग कुछ नवीनतम सैन्य ज्ञान की ओर प्रकाश डालते हैं, जैसे CDTI, ये क्या है, सेंट्रल डिटेक्टिव ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है। फिर हम लोग कुछ नियुक्तियां पर प्रकाश डालते हैं। देखिए CRPF केंद्रीय रिजर्व बल के महानिदेशक सुजय लाल थाउसेन जो थे, यह CRPF के सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक का कार्यभार अतिरिक्त प्रभार के रूप में इनको सौंपा गया। तो ये तो पहले केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के तो थे ही थे, क्यों, सुजय लाल, ये सुजय रॉय नहीं है जो सहारा वाले हैं, सुजय लाल थाउसेन है CRPF के चेयरमैन
थी महानिदेशक है, और फिर उनको बीएसएफ के महानिदेशक के रूप में भी अतिरिक्त कार्यभार दिया गया। फिर देखेंगे 1 जनवरी 2023 को अनिल कुमार लोहाटी, काफी अच्छा प्रश्न है। अनिल कुमार लोहाटी को 1 जनवरी 2023 को रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन और सीईओ बनाया गया। कौन? अनिल कुमार लोहाटी। तो आप ध्यान में रखेंगे अनिल कुमार लोहाटी को। फिर देखेंगे टी.जी. सीतारमन को अखिल भारतीय तकनीकी परीक्षा परिषद AICTE यानी कि अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के नए अध्यक्ष के रूप में नवंबर 2022 में कौन? टी.जी. सीतारमन को चुना गया। फिर हम लोग देखेंगे अरुण कुमार सिंह जो हैं ONGC के अरुण कुमार सिंह को क्या किया गया? चेयरमैन नियुक्ति किया गया दिसंबर 2022 में। फिर हम लोग एक और देखेंगे शुभ्रकांत पांडा इसको कहिए, है ना, शुभ्रकांत पांडा को फिक्की के FICCI फिक्की के क्या किया गया? नए चेयरमैन के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया। हालांकि इससे पहले जो फिक्की के चेयरमैन के रूप में अतिरिक्त प्रभार मिला हुआ था, नाम देखिए भूल रहे हैं, तो आप ध्यान में रखेंगे। अभी है जो सूर्यकांत पांडा को फिक्की के नए अध्यक्ष के रूप में दिसंबर 2022 में इनका क्या किए? कार्यभार दिया गया। पुरस्कार और कुछ सामान देखेंगे, अवार्ड्स के बारे में देखेंगे। 7 दिसंबर को अमेरिकी पत्रिका टाइम्स के द्वारा वर्ष 2022 में पर्सन ऑफ द ईयर की घोषणा की गई। उसके बाद आगे हम लोग देखें इन्फोसिस साइंस फाउंडेशन के पुरस्कार की घोषणा बंगलुरु में किया गया। एक देखिए इन्फोसिस साइंस क्या है? पुरस्कार है। अब इसकी घोषणा नवंबर 2022 में बंगलुरु में किया। यह पुरस्कार मुख्य रूप से इंजीनियरिंग एवं कंप्यूटर साइंसेस, मैथमेटिकल साइंसेस, फिजिकल साइंसेस, सोशल साइंसेस सहित कुल 6 श्रेणियों में दिया जाता है इन्फोसिस साइंस फाउंडेशन पुरस्कार। तो वही ये 6 श्रेणियों में प्रदान किया गया। इसमें 1-1 लाख रुपए का राशि दिया जाता है। सिर्फ नॉलेज की दृष्टि से हम लोगों ने जान लिया। हाँ, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग देख लिए क्योंकि मिला है ये नवंबर 2022 में। फिर देखेंगे 29 नवंबर 2022 को फिलीपींस के मनीला में ओकाडा मनीला रिजॉर्ट में जो है 22वां मिस अर्थ मिला है। अब देखिए यह कहाँ मिला है? यह मनीला में मिला है। अब मनीला कहाँ है? वह फिलीपींस में है। तो फिलीपींस के मनीला में ओकाडा मनीला रिजॉर्ट है, उसी में मिस अर्थ दिया गया, वह मीना चोई को चुना गया। अब मीना चोई शायद साउथ कोरिया की हैं। उसके बाद मीना चोई को चुना गया ना। उसके बाद देखेंगे दिसंबर 2022 में सरगम कौशल को 2022 के लिए मिसेज वर्ल्ड का खिताब चुना गया। अब देखिए सरगम कौशल भारत की हैं, है ना। मीना चोई देख लेंगे जिन्हें क्या मिला गया? मिस अर्थ मिला। उसके बाद आप देखेंगे मिसेज वर्ल्ड जो है, मिसेज वर्ल्ड के रूप में भारत की सरगम कौशल को दिया गया। तो मिसेज वर्ल्ड और मिसेज अर्थ हम लोगों ने देखा मीना चोई को, और मिसेज वर्ल्ड जो है भारत की सरगम कौशल को दिया गया। आगे देखेंगे दिसंबर 2022 में टेनिस के संचालक ITF इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन में टेनिस खिलाड़ियों को वर्ष का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन को देखते हुए स्पेन के राफेल नडाल को पुरुष में मिला और महिला में पोलैंड की ईगा स्वाइटेक को मिला। तो ये दोनों आप ध्यान में रखेंगे। ITF टेनिस मतलब इसमें सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों को चुना जाता है। फिर देखेंगे विश्व बैडमिंटनशिप, है ना, विश्व बैडमिंटनशिप वर्ल्ड BWF, है ना, वर्ल्ड बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन। तो विश्व बैडमिंटन महासंघ जो है 2022 में अपने पुरस्कारों की घोषणा दिसंबर 2022 में की। इसमें मनीषा रामदास को, जो तमिलनाडु की है, मनीषा रामदास को वर्ष का सर्वश्रेष्ठ महिला पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी का पुरस्कार मिला। हालांकि आपको बता दें मनीषा और प्रमोद भगत ने 2022 पैरा ओलंपिक वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतकर भी लाया था। हालांकि प्रमोद भगत ओलंपिक में भी प्रदर्शन रहा इनका, ये आपको परिचित ही होगा, उड़ीसा से हैं। उसके बाद आगे हम लोग देखते हैं कि दिसंबर 2022 में, तो इस तरह से याद रखेगा विश्व बैडमिंटनशिप में भारत की जो मनीषा रामदास है वह वर्ष की सर्वश्रेष्ठ पैरा बैडमिंटन खिलाड़ियों का पुरस्कार बैडमिंटन महासंघ के तहत दिया गया है। फिर देखेंगे दिसंबर 2022 में 23 भाषाओं में उत्कृष्ट साहित्य अकादमी पुरस्कार की घोषणा की गई। आपको पता होगा साहित्य अकादमी पुरस्कार 23 भाषाओं के लिए दिया जाता है, हर एक भाषाओं में दिया जाता है। तो उसी के दौरान इसमें क्या किया गया? उसका घोषणा किया गया 1 जनवरी 2016 से। इसमें जो पुस्तकें को शामिल किया गया ना, वह 1 जनवरी 2016 से 30 जनवरी 2020 के दौरान पहली बार प्रकाशित पुस्तकें, उसी पर ज्यूरी विचार करेगा, ये घोषणा किया गया। फिर दिसंबर 2022 में अगर हम लोग देखें, दिसंबर 2022 में वर्ष 2022 के जो एथलीट हैं स्वीडन के पोल वाल्टर हैं। स्वीडन के कौन है? पोल वाल्टर। मोंटो डुप्लांटिक्स को पुरुष में, महिला मतलब कहिए कि जो वर्ष का सर्वश्रेष्ठ एथलेटिक खिलाड़ी है वह स्वीडन के जो पुरुष हैं वह मोंटो डुप्लांटिक्स को दिया गया, और महिला में दिया गया सिडनी के धाविका हैं मैक लॉगिनन। तो दोनों आप याद रखेंगे, मोंटो डुप्लांटिक्स याद रखेंगे, सर्वश्रेष्ठ एथलेटिक्स दिया गया। महिला में सिडनी के धाविका जो हैं मैक लॉगलिन,
मैकलॉगलिन को दिया गया। दोनों याद रखेंगे। जमनालाल बजाज पुरस्कार की घोषणा मुंबई के एक समारोह में दिसंबर 2022 में की गई। जमनालाल पुरस्कार के तहत आपको पता होगा 10-10 लाख की राशि दिया जाता है। जमनालाल पुरस्कार की स्थापना 1977 में जमनालाल बजाज के फाउंडेशन द्वारा 1978 में किया गया था। तो आपको ये पता होना चाहिए, यह पुरस्कार प्रतिवर्ष 4 श्रेणियों में दिया जाता है। जमनालाल पुरस्कार क्या श्रेणी में? रचनात्मक कार्यों में, ग्रामीण विकास हेतु विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के उपयोग में, महिलाओं एवं बच्चों के कल्याण एवं विकास के लिए। चौथा दिया जाता है भारत के बाहर गांधीवादी मूल्यों को प्रोन्नयन हेतु अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार दिया जाता है। तो आपको बता दें 4 रचना, पहला रचनात्मक है, तो रचनात्मक में अब ये भी प्रश्न था कि रचनात्मक में लेखन कार्य के लिए किन्हें मिला, तो रचनात्मक कार्यों के लिए नीलेश देसाई को मिला। और दूसरा होता है कि ग्रामीण विकास हेतु विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विकास के लिए किसे दिया गया था, या मनसुख भाई प्रजापति को दिया गया जो गुजरात के हैं। महिला एवं बच्चों के कल्याण उन्नयन के लिए किनको दिया गया, जानकी देवी को दिया गया। और ये इनको क्या कहता, गांधीवादी मूल्यों को प्रसारण करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार किसे, सोफिया साइगा को दिया गया, उड़ीसा के हैं। तो इस तरह से हर एक देश जो है, पहला नीलेश देसाई एमपी के थे, दूसरा हम लोगों ने ग्रामीण विकास एवं विज्ञान तकनीकी मनसुख जो भाई प्रजापति थे गुजरात के थे, फिर महिलाओं एवं बच्चों के कल्याण के उन्नयन के लिए जानकी देवी को दिया गया। और चौथा जो था भारत के बाहर गांधीवादी विचारों को प्रोत्साहन हेतु अंतर्राष्ट्रीय जो पुरस्कार दिया था वह सोफिया साई का उदय। चलिए अब हम लोग कुछ डेथ की तरफ बढ़ते हैं, निधन बढ़ते हैं। आपको पता होगा सुलोचना चौहान काफ़ी मतलब कहिए कि लावनी क्वीन के रूप में जानी जाती है। सुलोचना चौहान को पारंपरिक महाराष्ट्रियन संगीत शैली के सबसे प्रसिद्ध गायकों में से एक थी। पद्मश्री से भी सम्मानित हुई थी। लावनी गायिका सुलोचना चौहान का 89 वर्ष की आयु में 10 दिसंबर 2022 को मुंबई में निधन हो गया। पेले भी काफ़ी चर्चित हैं, ब्राजील के महान फुटबॉलर पेले हैं, जिनका मूल नाम एंडरसन एरांटेस डो नासिमेंटो था। तो वह एंडरसन एरांटो डो नासिमेंटो का 29 दिसंबर 2022 को साओ पाउलो में निधन हो गया। फिर हम लोग देखेंगे अरीज पिरोज सा रुबांटा, ये रसना ग्रुप, जो रसना है ना, रसना जो हम लोग याद करिए, आप जब छोटे होंगे तो काफ़ी रसना क्रेजी पर था, जो घोल कर गर्मियों में भी पी जाता था। तो उसी के संस्थापक थे कौन, अरीज पिरोज सोरुबांटा। तो उसी के चेयरमैन थे अरीज पिरोज सोरुबांटा। 85 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया अहमदाबाद में। फिर डोनियर लैम्पियर है, प्रसिद्ध फ्रांसीसी लेखक है डोमिनियर लैम्पियर। यह डोमिनियर लैम्पियर का नाम इसलिए आया क्योंकि इनके द्वारा लिखा गया था एक रचना था फ्रीडम एट मिडनाइट, काफ़ी चर्चित था, भारत की स्वतंत्रता से संबंधित था। उन्हीं का डोमिनियन लैम्पियर प्रसिद्ध फ्रांसीसी लेखक थे, जिनका 91 वर्ष की आयु में निधन हो गया। अब एक और हीराबा, जो ये भी इंपॉर्टेंट है, जो हाल ही में जो भारतीय प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, हीराबा उनकी माँ थी। इनका निधन 30 दिसंबर 2022 को अहमदाबाद के एक हॉस्पिटल में हो गया, 100 वर्षों की आयु में हुआ है। उसके बाद कुछ पुस्तकें देखेंगे, बुक्स देखेंगे। द मैजिक ऑफ द लास्ट स्टोरी, एक क्या कहेगा, हाल ही में सुधा मूर्ति के द्वारा लॉन्च किया गया द मैजिक ऑफ द लास्ट स्टोरी। फिर एक और है जो ये दिसंबर में द लाइफ इन द शैडोज, द लाइफ है ए नहीं, द नहीं है, ए लाइफ इन द शैडो। ये क्या है, ए मेमोरी है, एस दुलत के द्वारा किया गया। हैप्पी पैलेस, एमिली हेनरी के द्वारा किया गया हैप्पी पैलेस। फिर है चौथा है चेन ऑफ थॉर्न्स, कसांद्रा क्लेयर के द्वारा किया गया चेन ऑफ द थॉर्न्स। उसके बाद वर्ष, दिवस और सप्ताह देखेंगे। 1 दिसंबर विश्व एड्स दिवस के रूप में हम कुछ इंपॉर्टेंट जो दिवस है दिसंबर में, 1 दिसंबर विश्व एड्स दिवस, 3 दिसंबर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जयंती, 4 दिसंबर नौसेना दिवस। उसके बाद संयुक्त राष्ट्र संघ के 2023 के पौष्टिक अनाजों का अंतर्राष्ट्रीय यानी इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स घोषित किया गया। एक इंपॉर्टेंट है कि जो संयुक्त राष्ट्र ने क्या किया, वर्ष 2023 को पौष्टिक अनाजों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया, यानी इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स। पूछा जा सकता है कि इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट किसे घोषित किया, 2022, 2021, 2023 या 2023 को घोषित किया गया। इसके लिए भारत द्वारा लाए गए प्रस्तावों को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मार्च 2022 में ही स्वीकार कर लिया था कि 2023 को क्या करेंगे, इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स यानी कि अनाजों का, पौष्टिक अनाजों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित करेंगे। फिर देखेंगे चीन ने 12 वर्ष के ज्योतिष चक्र, चीन क्या हो रहा है, ज्योतिष चक्र के अनुसार हर एक वर्ष जो है उनके द्वारा क्या किया जाता है, एक मतलब सिंबल किया जाता है। तो चीन 12 वर्ष के ज्योतिष चक्र के अनुसार लगातार 12वें वर्ष का नामांकन अलग अलग जानवरों के आधार पर होता है। उसमें से इस श्रृंखला में 1 फरवरी 2022 को टाइगर का वर्ष था, यानी जो कहिए कि 2022 था उसके लिए जो वर्ष था वह टाइगर का वर्ष था। तो उसी प्रकार अब 2023 आ गया, तो अब उसका ज्योतिष शास्त्र के अनुसार क्या चलेगा भाई, ईयर ऑफ, तो अब है खरगोश को 2023 का उसका क्या होगा, वर्ष होगा। तो वही है, खरगोश का वर्ष है ज्योतिष शास्त्र के अनुसार। तो पूछा जा सकता है ईयर ऑफ वाटर रैबिट, कहिए वाटर रैबिट है, वाटर रैबिट वहाँ शुरू होगा जो 9 फरवरी 2024 तक रहेगा इसका लोगो। चलिए विविध में हम लोग कुछ प्रकार डालते हैं। भारत
एवं नेपाल की सेनाओं के संयुक्त अभ्यास, जिसे हम लोग भारत और नेपाल है ना, तो वह किरण 14वां यानी किरण 16वां, 14वां नहीं कहिए, किरण 16वां, जिसे सूर्य किरण 16वां के रूप में आयोजित किया गया। भारत और कजाकिस्तान की सेनाओं के का सैन्य अभ्यास काजिंद 2022 मेघालय में उमरोई में 15 से 18 दिसंबर 2022 को संपन्न हुआ। तो आप ध्यान में रखेंगे 15 से 28 दिसंबर 2022 को संपन्न हुआ भारत के कजाकिस्तान की सेनाओं के संयुक्त सेनाभ्यास के बीच। तो काजिंद हो गया, भारत कजाकिस्तान, सूर्य किरण भारत नेपाल। चलिए खेलकूद में आ जाए, विजय हजारे ट्रॉफी है जो सौराष्ट्र इसका विजेता रहा। आपको बता दें कि दिसंबर 2022 में खेले गए मुकाबले में महाराष्ट्र को 5 विकेट से सौराष्ट्र हरा ट्रॉफी जीतने में सफलता प्राप्त की। हालांकि मतलब कई वर्षों के बाद विजय हजारे ट्रॉफी को सौराष्ट्र जीता है। फिर दृष्टिबाधित 2020 विश्व कप भारत लगातार तीसरी बार का विजेता रहा है। दृष्टिबाधित में यह भी पूछा जा सकता है, दृष्टिबाधित 2020 विश्व कप में भारत जो है कितनी बार, भारत की लगातार कितनी बार विजेता रहा? वह तीसरा बार विजेता रहा। 10 दिसंबर 2022 को चटगांव जो बांग्लादेश में है, एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में का सबसे कम गेंदों में दोहरा शतक मारने वाले ईशान किशन बन गए। हालांकि इससे पहले 126 गेंद पर क्रिस गेल का रिकॉर्ड था, वो मारे थे, तो ईशान किशन ने उस रिकॉर्ड को तोड़ा। 126 नहीं कही, 138 बॉल पर शायद था दोहरा शतक। तो वो सबसे यानी कि फास्ट, विश्व के सबसे फास्ट दोहरा शतक मारने वाले कौन बन गए? वह ईशान किशन, जो 10 दिसंबर को बांग्लादेश में मैच हुआ था। चलिए अब हम लोग कुछ फुटबॉल वाले पर भी चलते हैं। 20 नवंबर से 18 दिसंबर को 2022 को कतर में खेले गए फीफा, आपको पता हुआ फीफा का आयोजन हुआ। आए फीफा से रिलेटेड, क्योंकि फीफा फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन, वहाँ पर आप देखेंगे शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण भी गई थी, है ना। फुटबॉल के साथ उसका वो जो फीफा का था वर्ल्ड कप था, उसके साथ फोटो भी दीपिका पादुकोण का काफ़ी आया, न्यूज़ पे भी चला। तो इंपॉर्टेंट है फीफा, हम लोग देखेंगे कि फीफा का कौन जीता, गोल्डन बूट किसको मिला, गोल्डन बॉल किसको मिला। तो आप देखेंगे जो 22वां संस्करण था विश्व कप खिताब, और मतलब अंतिम में कहिए कि 4-2 से बराबरी। पहले तो कौन कौन था फाइनल में पहुंचा था? अर्जेंटीना पहुंचा था, ब्राज़ील, दोनों काफ़ी एकदम टक्कर का मुकाबला था। लेकिन लास्ट में 2 में फिर फ्रांस जो है को फाइनल में शूट आउट करते हुए अर्जेंटीना ने जीत लिया। तो हम ब्राज़ील बोल दिए ना, ब्राज़ील नहीं, फ्रांस और अर्जेंटीना पहुंचा था। पेले थे फ्रांस तरफ से, अर्जेंटीना थे, अर्जेंटीना तरफ से लियोन मेसी, दोनों में काफ़ी रहा। पेले ने भी मतलब ये बाम्पे कहिए, पेले नहीं कहिए, है ना। पेले तो ब्राज़ील के थे ना, निधन में। तो ये फ्रांस की तरफ से थे, कौन थे? काफ़ी जो किलियन एम्बापे, बापे कहिए, फिर गोल्डन ये लियोन मेसी अर्जेंटीना की तरफ से। तो यह अर्जेंटीना लास्ट में 4-2 से शूट आउट करते हुए फ्रांस को, अर्जेंटीना ने फीफा वर्ल्ड कप 2022 को जीत लिया। और गोल्डन बॉल के रूप में लियोन मेसी अर्जेंटीना को मिला, लेकिन गोल्डन बूट के रूप में लियन एम्बापे को दिया गया, जो फ्रांस के थे। विश्व कप सबसे ज़्यादा जो विजेता रहा है, सबसे ज़्यादा बार विजेता रहा ब्राज़ील रहा है। ब्राज़ील क्वार्टर फाइनल में बाहर हो गया था। दूसरे नंबर पर इटली 4 बार रहा है। तीसरे नंबर पर जर्मनी रहा। चौथे नंबर पर अर्जेंटीना रहा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पुर्तगाल के स्टार फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो, आपको पता हुआ पुर्तगाल के स्टार फुटबॉलर हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो, जो पिछले वर्ष 2 वर्ष से मैनचेस्टर क्लब के लिए खेलते थे, लेकिन अब वह सऊदी अरब अल नासार क्लब में जाकर जुड़े हैं। यह अनुबंध शायद 4 साल का है। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला की जो पत्नी है श्रीमती मेघना अहलावत, मेघना अहलावत का इसलिए चर्चा में है क्योंकि जो उप मुख्यमंत्री हैं दुष्यंत चौटाला उनकी पत्नी है, और वो टेबल टेनिस महासंघ के अध्यक्ष दिसंबर 2022 में निर्वाचित हुई। आगे देखेंगे 5 से 16 दिसंबर 2022 को विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप का आयोजन कोलंबिया में बोगोटा में शामिल। भारत की केवल एक रजत पदक मीराबाई चानू ने जीता। देखिए क्या हुआ था, विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप का आयोजन हुआ था, वह कहाँ हुआ था? कोलंबिया का बोगोटा में। कोलंबिया कहाँ है? आप दक्षिण अमेरिका में आ जाइए, आप गुआना के बगल में जाइए, कोलंबिया मिलेगा। यहीं पर आपको कौन है, प्रेयरी शायद होगा, घास के मैदान, इसी वाले क्षेत्र में आता है। तो वहाँ पर तो वहीं पर है रजत पदक मीराबाई चानू ने महिलाओं में 49 किलोग्राम वर्ग में जीता था। मतलब केवल एक ही रजत पदक भारत के द्वारा ये विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप में जीता गया था। चीन सबसे ज़्यादा 12 जीता, कोलंबिया दूसरे नंबर पर 8 रहा, उसके बाद थाईलैंड 6 रहा। फिर आगामी विश्व कप भारोत्तोलन चैंपियनशिप का आयोजन सऊदी अरब रियाद में सितंबर 2023 में होने वाला है, यह भी आप ध्यान में रखेंगे। तो ये तो कुछ इंपॉर्टेंट था जो हम लोगों ने देखा कि फरवरी की पत्रिका था जिसमें दिसंबर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट नेशनल घटनाएं, अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं, खेलकूद, नियुक्तियाँ, निधन, पुस्तक, जो भी इंपॉर्टेंट था उन सभी बिंदुओं पर चर्चा किए। अब हम लोग इसी नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।